तो मीटर ब्रिज से स्टार्ट करते हैं। लिखो आप मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, पहले मैं इसकी आपको डायग्राम बना देता हूं। मीटर ब्रिज में क्या होता है कि दो एल शेप के कंडक्टर होते हैं और एक ही स्ट्रेट कंडक्टर होता है, एक ही एल शेप का, और एक दूसरा एल शेप का कंडक्टर प्लेट होती है ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? उसके बाद यहां पर एक वायर होता है, ए बी वायर, है ना, इसे हम बोल सकते हैं ए सी वायर बोल सकते हैं। क्लियर है बात? और यहां पर जो होता है इस पे मीटर स्केल लगा होता है, दिस इज द मीटर स्केल, और यहां पे नंबरिंग होती है ऐसे करके, स्केलिंग होती है लाइक दिस। ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? दिस इज कॉल्ड मीटर स्केल। से क्या बोलते हैं? मीटर स्केल बोलते हैं। और इससे एक बैटरी कनेक्टेड होती है थ्रू की केबल, लाइक दिस। ऐसे करके एक बैटरी कनेक्टेड होती है, और इस शेल का ईएमएफ ई है। साथ में यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है आर, और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है एस। क्लियर है क्या बात? साथ में इस पॉइंट से एक गैल्वोमीटर G4 गैल्वोमीटर ऐसे लगा होता है, और यहां पे हम स्लाइड कराते हैं डी। क्लियर है बात? डी पॉइंट पे मान लिया ये नल डिफ्लेक्शन देता है ना। तो इसकी लेंथ की, वायर की लेंथ कितनी है टोटल? टोटल लेंथ है एल। टोटल लेंथ कितनी है? एल। और टोटल लेंथ है इसकी 100 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी होती है इसकी? 100 सेंटीमीटर। और यदि ये L1 लेंथ है तो यहां पर डिस्टेंस जो होगी 100 माइनस L1 हो जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा लिखा देता हूं, आप भी लिख लेना। अरे यार, देखो इसमें थोड़ा सा लिख लो, 2-3 लाइन लिखो। ए स्टैंडर्ड वायर, ए स्टैंडर्ड वायर AC ऑफ लेंथ 1 मीटर, ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये वायर AC है, इज क्लैम्ड, क्लैम्ड बिटवीन 1 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो वायर है AC वायर, ये 1 मीटर का होता है, और इस वायर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है ना। इस क्लैम्ड between two thick metal strips bent at right angle। ये आपके सीबीएसई बोर्ड में भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एज शॉन इन फिगर, एज शॉन इन फिगर। बोर्ड पे देखो, एक ये वायर है AC, और ये राइट एंगल स्ट्रिप्स हैं। ये स्ट्रिप्स 1, ये स्ट्रिप्स 2, ये कंडक्टिंग स्ट्रिप्स होती हैं, इनके बीच में क्लैम्प्ड कर दिया जाता है। क्लियर है क्या बात? ऐसे द एंड पॉइंट्स, ऐसे लिखो, एंड पॉइंट छोड़ो। द मेटल स्ट्रिप्स हैज 2 गैप, इसके बीच में 2 गैप होते हैं, एक गैप ये है, एक गैप ये है, ऐसे करके। मेटल स्ट्रिप हैज 2 गैप्स across which two resistors R and S, two resistors are connected and a galvanometer is connected
to the midpoint of the metal strips। इस मिड पॉइंट से इन दो गैप के बीच में तो रजिस्टर आर और एस आप कनेक्ट कर देंगे। मिड पॉइंट से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। one end of the galvanometer is connected to the midpoint of the metal strips between the gaps and other end of galvanometer other end of the galvanometer is connected to a jockey ये जॉकी है ना, ये स्लाइड कर सकती है एसी पर और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जॉकी से कनेक्टेड होता है। विच कैन स्लाइड ओवर वायर एसी ठीक है, which can over in this arrangement unknown resistance is capital R and known resistance is S। इस वाले कॉम्बिनेशन में, इस वाले सेटअप में हमें क्या करना होता है, रेजिस्टेंस जो फाइंड करना है उसे हम इस वाले गैप के बीच में लगा देते हैं। ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस होता है, जैसा कि आप बोर्ड में लिखोगे। क्लियर है क्या बात? और ये वाला रेजिस्टेंस एस होता है। अब बोर्ड पे देखो, ऐसे करके यहां पर नल डिफ्लेक्शन की स्थिति में हम ये लेंथ L1 फाइंड कर लेंगे, तो लेंथ 100 माइनस L1 हो जाएगी और यहां पर क्या आएगा, नल डिफ्लेक्शन आएगा। अब देखो इसकी मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करके बताता हूं, है ना। यहां पे लिख लेना इसके नीचे, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर unknown resistance R and based upon principle of Wheatstone bridge के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज पे कैसे काम करता है, यहां पर जब हम इसे स्लाइड करेंगे तो नल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे मान लिया इसे मैं P, इसे Q, है ना, ऐसे मान लो PQK, ऐसे मान लेते PQK। क्लियर है के बाद? अब बोर्ड पे देखो, यदि ये नल डिफ्लेक्शन है, यहां पर नल डिफ्लेक्शन आया, ये वायर है 100 सेंटीमीटर का। जैसे ये वायर AC होगा, बोर्ड पे देखना इधर, ये वायर है AC वायर है और यहां पर नल डिफ्लेक्शन आया D पॉइंट पर और ये लेंथ L1 है ना, और यहां गैल्वेनोमीटर है G और यहां पर एक रेजिस्टेंस R है और एक रेजिस्टेंस S है। बात समझ में आ रही है नहीं? और यहां पर नल डिफ्लेक्शन है, यानी कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 है और ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस L1। क्लियर है क्या बात? तो ये बताओ, अगर जो यहां पर नल डिफ्लेक्शन है और यहां पे तो एक क्या बैटरी लगी होती है ऐसे करके, भाई ये तो बड़ा चित्र हो गया, ये छोटा चित्र हो गया, इस तरीके से हम बार बार बनाएंगे। तो ये बताओ, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है K। तो इसका मतलब ये है कि P और Q के बीच में पोटेंशियल बिटवीन PQ के बीच में वही है जो AQ के बीच में है, AD के बीच में। समझ में आई ना बात?
या ऐसे भी आप कह सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज में आप इसमें 4 रेजिस्टेंस मान लो, यहां पर भी तो एक रेजिस्टेंस आएगा ये इस वायर का, और इस वायर का रेजिस्टेंस ही आएगा। तो जो आर ए डी होता है, आर ए डी रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल अपॉन ए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लेता हूं मैं वायर का, ए, रो इज द डेंसिटी, और लेंथ कितनी है इसकी, L1, और ये आर डी सी जो होगा रो 100 माइनस L1 अपॉन ए, ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये अकॉर्डिंग टू दैट आर अपॉन आर ए डी इज इक्वल टू एस अपॉन आर डी सी। क्लियर है क्या बात। तो आर इज इक्वल टू आर ए डी अपॉन आर ए सी इंटू एस। तो आर ए डी की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, रो अपॉन ए L1, और आर ए सी की वैल्यू रो 100 माइनस L1 अपॉन ए इंटू कितना लिखूंगा एस। तो ये कट जाएगा ये, तो जो अननोन रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा L1 अपॉन 100 माइनस L1 इंटू एस। दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। व्हाट इज L1, वेयर L1 इज बैलेंस्ड लेंथ ऑन वायर AC पर बैलेंस्ड लेंथ है। तो मैं इसका एग्जांपल मैं फिर से बता देता हूं। करना क्या है हमें, R अपॉन L1 इज इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L1, ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना। आई बात समझ में। दिस अपॉन दिस, व्हीटस्टोन ब्रिज था ना, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। इसका रेजिस्टेंस को हमने लेंथ के टर्म में लिख लिया, ये रेजिस्टेंस हो गया रो एल अपॉन ए। क्लियर है क्या बात, ऐसे करना है। तो इसमें आप सवाल करके दिखा देना, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है, और अब मैं ये मीटर ब्रिज देखने में तो बहुत टफ होता है, मतलब कितना बड़ा सिस्टम है, लेकिन है कुछ नहीं है, ये केवल व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। और इसमें यहां अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और यहां पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं, मान लिया 50 किलो ओम, यहां रेजिस्टेंस लगा दिया। उसके बाद यहां पर इस तरीके से एक वायर होता है, उसका नाम कुछ भी ले लो आप, AC, और यहां गैल्वेनोमीटर में लगा करके यहां पे नल डिफ्लेक्शन देखते हैं, है ना। IG लिख देगा वो यहां पे 0, और ये 30 सेंटीमीटर हो गई, और ये 70 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर है क्या बात। यहां पे कोई स्टैंडर्ड शेल लगा देंगे। क्लियर है क्या बात, प्राइमरी बैटरी जो इस वायर में करंट फ्लो कराएगी, और ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया R। इन द अबव फिगर, इन द अबव अरेंजमेंट, find the value of unknown resistance R। आपको इसमें अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। अब तो आसान है, कैसे, क्या लगाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ये मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल, R अपॉन 30 इज इक्वल टू 50 किलो ओम डिवाइडेड बाय 70, दैट्स इट, दिस द आंसर। तो कितना हो जाएगा ये, 3 पंजे 15/7 इंटू 10 की पावर 3, और R इज इक्वल टू 150 अपॉन 7 किलो ओम इज द अननोन रेजिस्टेंस, दैट्स इट। इतना ही है इसमें, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन एडवांस में भी आ जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये एडवांस में भी आपके आ सकता है।
क्योंकि ये देखने में इसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत बड़ी होती है, फिर उसे समझने में थोड़ा सा आना चाहिए, तभी आप कर पाते हो। तो मैं तेजी से लिखो, एग्जाम्पल लिखो। एन अननोन रेजिस्टेंस ऑफ unknown resistance R1 is connected in series with resistance 10 ohm as shown in figure, है ना। एक मिनट 10 ohm, and this combination is connected to left gap of a meter bridge, and resistance R2 is connected in right gap balance point is 50 centimeter from left end when resistance of 10 ohm is removed. Resistance of 10 ohm is removed. The balance point shifts to 40 centimeter. The value of R1 is, ना मैं ऑप्शन दे रहा हूं 20 ओम, दूसरा है 10 ओम, तीसरा है आपका 60 ओम, और ये है आपका 40 ओम। एक बार इसे सोचो, लेफ्ट गैप ये है, देखो लेफ्ट गैप ये है, राइट गैप ये है ऑफ द मीटर ब्रिज। कैसे करेंगे बताओ? देखो कॉन्सेप्ट तो यही है, एन अननोन रेजिस्टेंस R1 जो कि हमें निकालना है इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस 10 ओम। यहां पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस R1 है अननोन, और इसे हमने सीरीज में 10 ओम के साथ लेफ्ट गैप में, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज। यहां पे हमने मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में इसे कनेक्ट कर दिया, एंड रेजिस्टेंस R2 यहां पे हमने क्या डाल दिया? R2 डाल दिया, इज कनेक्टेड इन राइट गैप। क्लियर है क्या बात? बैलेंस पॉइंट इज 50 सेंटीमीटर। ये टोटल कितना होता है? ये टोटल होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है ये टोटल? ये होता है आपका 100 सेंटीमीटर। तो ये 50 सेंटीमीटर पर, यहां पर नल डिफ्लेक्शन दिखाता है 50 सेंटीमीटर पर। तो अभी तक तो यही है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? यदि ये बैलेंस पॉइंट है ना, गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी है? 0, तो R1 अपॉन L1, R2 अपॉन L2। तो बोर्ड पे देखो, R1 प्लस 10 अपॉन 50 इक्वल टू R2 अपॉन 50, ऐसे ही तो रहेगा। क्लियर है बात? 50 से 50 कट जाएगा, तो R1 प्लस 10 इक्वल टू R2, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? अब यहां देखो when resistance 10 ohm is removed the balance point shift to 40 सेंटीमीटर। इधर देखना, बोर्ड पे देखो बेटा। अब मैं इसमें से 10 ohm रेजिस्टेंस निकाल देता हूं, तो 10 ohm रेजिस्टेंस निकाल दूंगा तो R1 ये होगा, R2 ये होगा,
और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ए और सी, ये तो प्राइमरी बैटरी हो जाएगी ऐसे करके। और जब ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसके अक्रॉस लेंथ भी कम हो जाएगी। तो वो लेंथ ये कह रहा है कि लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई बैलेंस लेंथ 40 सेंटीमीटर हो गई। अब अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो बोर्ड पे देखो अब क्या होगा, R1 अपॉन 40 R2 अपॉन 60। क्लियर है क्या बात। तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू, सॉरी R2 की वैल्यू लिखते हैं, R2 इज इक्वल टू 3/2 R1 इज इक्वल टू 1.5 R1 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यदि हम बात करें 2 को, तो R2 की वैल्यू इसके अंदर रख लेंगे, R1 प्लस 10 इज इक्वल टू 1.5 R1, 10 इज इक्वल टू 0.5 R1, सही है। और R1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, R1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 20 ओम हो जाएगी। ये है। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट। देखो मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। जैसे मान लिया हमारे पास ये 20 वोल्ट है और ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है और ये आपका मान लेते हैं 20 किलो ओम, ये आपका 40 किलो ओम। बात समझ में आ रही है, प्लस माइनस। और यहां पर आपके पास एक मीटर ब्रिज है, ये रहा मीटर ब्रिज, ये पोटेंशियोमीटर वायर मान लो आप जो भी। और यहां पर एक बैटरी लगी हुई है EMFE की। इस पॉइंट को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया और यहां से गैल्वेनोमीटर लेकर के मैंने यहां पे नल डिफ्लेक्शन, ये A और ये B, और ये वायर है आपका 100 सेंटीमीटर का। क्लियर है क्या बात। तो आपको ये बताना है कि ये जो बैलेंस लेंथ है L1, क्लियर है बात, फाइंड द बैलेंस्ड लेंथ, फाइंड द बैलेंस्ड लेंथ L1 as shown in figure, as shown in figure। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। यहां पे 20 वोल्ट की बैटरी है, सही है, और यहां पे 20 किलो ओम है और यहां पे 40 किलो ओम है। अच्छा मेरे को थोड़ा सा इसमें भी अपने को देना पड़ेगा। यहां पे मेरे को इसका ईएमएफ देना पड़ेगा मेरे को 50 वोल्ट। तो मेरे को बैलेंस लेंथ बतानी है, देखो कितनी हो जाएगी 33। अच्छा देखते हैं अभी हम, देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो। बैलेंस लेंथ का मतलब होता है कि यहां पे जो करंट है वो कितनी है 0, यही तो मतलब है। करंट यहां पे 0 है तो इसका मतलब यहां भी करंट क्या होगी इससे 0। ये फिजिकली तो ये पॉइंट कनेक्टेड है, इससे मैं P और Q मान लूं और इसे AJ मान लूं। तो क्या आप मेरे को देख के बता सकते हो कि जो पोटेंशियल होगा P और Q के बीच में वही पोटेंशियल होगा A और J के बीच में। आ रही है बात समझ में नहीं। अच्छा अब ये मैंने आपको बताया कि जब ये कनेक्टेड तो है, यहां पे फिजिकली तो कनेक्टेड है लेकिन इलेक्ट्रिकली कोई भी करंट का फ्लो नहीं है, इसलिए डिस्कनेक्टेड है। तो इस सर्किट को आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि कोई करंट तो, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, यहां पर पोटेंशियल और यहां पोटेंशियल और यहां पोटेंशियल सेम है, यहां पर और यहां पर सेम है। बात समझ में आ रही है नहीं। तो अब ये देखो P और Q के बीच पोटेंशियल बता सकते हो आप इस सर्किट के द्वारा। इस सर्किट में करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी और इस सर्किट में करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी। तो P और Q के बीच पोटेंशियल कितना आएगा भाई, P और Q R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 20।
और R1 की वैल्यू कितनी है 20/20 प्लस 40 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 400/60 इज इक्वल टू 20/3 वोल्ट। ये बात है। तो P और Q के बीच है ना 20/3 वोल्ट आएगा। अब वही पोटेंशियल A और J के बीच भी होना चाहिए। तो यदि ये बैलेंस लेंथ L1 है तो A और J के बीच पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, बोर्ड पे देखो कैसे निकालेंगे। ये 100 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल कितना ड्रॉप है, यहां पे 0 है, यहां पे 50 है, तो यहां पे कितना हुआ 50 और यहां पे कितना हुआ 0। तो 100 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है बेटा 50 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर पर कितना होगा 50/100। बात समझ में आ रही है। तो L1 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा 50/100 इंटू L1, और वही पोटेंशियल A और J के बीच का पोटेंशियल होगा यानी L1/2। लेकिन बैलेंस कंडीशन में देखो ध्यान से, बैलेंस कंडीशन में P और Q के बीच पोटेंशियल A और J के बीच पोटेंशियल होगा। यदि ना इक्वेशन PQ के बीच पोटेंशियल कितना था 20/3 और L1/2, तो कितना हो जाएगा L1 इज इक्वल टू 40/3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो कितना जाएगा 3 एकम 3 सेंटीमीटर इज द बैलेंस्ड लेंथ इन दिस क्वेश्चन। समझ लो आप एक बार ध्यान से। अब देखो इससे थोड़ा सा वो अलग तरीके से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। अलग तरीके से क्या पूछेगा, मतलब वो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। अब है कुछ नहीं वैसे इसमें, लेकिन समझ में आना चाहिए। देखो जैसे मैं आपकी अब की बार इस वोल्टेज को अननोन करने जा रहा हूं, ये रहा, ये है आपका एक पोटेंशियोमीटर वायर। देखो मीटर ब्रिज हो या पोटेंशियोमीटर वायर हो, दोनों का प्रिंसिपल एक ही है ना। जैसे 20 ऐसे लिख देते 20/L1 लाइक दैट। अब ये देखो जैसे मान लिया हमारे पास एक वायर है, मान लिया हमने यहां पे, चलो इसे नहीं देता कभी और टफ हो जाए आपके लिए, मान लिया हमारे पास ये 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट का शेल है और ये पोटेंशियोमीटर वायर है AB। अब एक सर्किट है यहां पे ऐसा, ये सर्किट है और ये सर्किट है, मान लिया ये 3R है, ये 6R है। चलो ये लिख दो 3 किलो ओम और ये लिख देते हैं 6 किलो ओम, और यहां पे एक बैटरी है ऐसे करके। क्लियर है बात। अब इस ये पॉइंट तो मैंने यहां पे टच कर दिया, इसे तो यहां कनेक्ट कर दिया, और गैल्वेनोमीटर से लगा करके हमने यहां पे नेल डिफ्लेक्शन लिखा, और ये हमारा मान लेते हैं 200 सेंटीमीटर लंबा वायर है। वैसे जर्नली तो ये 100 सेंटीमीटर का हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में मान लिया कॉन्सेप्ट के लिए आपको दे दिया 200 सेंटीमीटर का वायर है, और ये बैलेंस लेंथ जो है ये मान लिया 50 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है 50 सेंटीमीटर है। दिस इज द बैलेंस लेंथ L1 इज 50 सेंटीमीटर। तो आपको इस बैटरी का EMF निकालना है ना। इन एन अरेंजमेंट में क्वेश्चन लिखता हूं, in an arrangement shown above the balanced length is 50 centimeter. Find the EMF of the battery, EMF of the battery in above figure। चलो बस ऐसे लिख लो, है ना। ये है, तो आपको इस E की वैल्यू बतानी है। बता सकते हो कि E की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। अच्छा, बैलेंस लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, ये L1 दे रखा है 50 सेंटीमीटर। देखो
अब जब ये मतलब फिगर में बना के देंगे ना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा चित्र, कि बहुत ज्यादा टफ है, और होता तो है ही सही, थोड़ा सा तो अपने को देखना पड़ेगा। देखो सिंपल, मैंने आपको बार बार एक ही फॉर्मूला बताया है। क्या, आपको मैं टाइम दूंगा थोड़ा सा, करना क्या है, यदि ये नल डिफ्लेक्शन है तो करंट क्या होगी यहां पे, जीरो। तो ए और जे के बीच पोटेंशियल निकालो, पी और क्यू के बीच इस सर्किट से पोटेंशियल निकालो, ए और जे के बीच पोटेंशियोमीटर वायर से पोटेंशियल निकालो, दोनों को बराबर कर दो। तो कर लिया होगा ट्राई आपने, कुछ कुछ आ भी गया होगा। देखो बोर्ड पे देखो, नल डिफ्लेक्शन के केस में, नल डिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा, ये फिजिकली तो कनेक्टेड है लेकिन करंट क्या होगी इन वायर से जीरो। इसका मतलब P और Q के बीच पोटेंशियल, A और J के बीच पोटेंशियल सेम होगा, है ना। अब ये देखना, P और Q के बीच का पोटेंशियल, भाई ये सर्किट तो ऐसे ही, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी, तो पोटेंशियल बिटवीन P एंड Q विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू E, 3 अपॉन 3 प्लस 6 इंटू E, और ये हो जाएगा E अपॉन 3, ये हो जाएगा E बाय 3 हो जाएगा, P और Q के बीच का पोटेंशियल, है ना। और A और J के बीच पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, अब तो ये हमें रट गया, इतने अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। 200 सेंटीमीटर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है 60 वोल्ट, तो 1 सेंटीमीटर पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 60 अपॉन 200, और वोल्ट पर सेंटीमीटर, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट भी होती है, कभी कभी आपसे पूछ सकता है वो क्वेश्चन में। तो L1 कितनी है बैलेंस लेंथ, 50 सेंटीमीटर, देन 50 सेंटीमीटर पर जो होगा पोटेंशियल वो होगा 60 अपॉन 200 इंटू 50, और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 वोल्ट। तो ए और जे के बीच जो पोटेंशियल है वो है 15 वोल्ट। इस इक्वेशन को यूज करेंगे, वीपी क्यू इज इक्वल टू वी ए जे। पी और क्यू के बीच पोटेंशियल कितना है, E बाय 3, और ए और जे के बीच कितना है भाई 15, तो E की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 3, 45 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात, अरे वीपी क्यू तो निकाल लेते इससे, R1 पोटेंशियल डिवाइडेड रूल से। चलो कोई बात नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया। मैं अब इसका एक नेक्स्ट जो मतलब लास्ट में रह जाता है, अभी बोर्ड पे देखो, फिर से आप खुद समझ जाओगे। अभी इस क्वेश्चन में 60 का 60 वोल्ट इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा। बोर्ड पे देखो, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पोटेंशियोमीटर वायर लिया और यहां पर एक रेजिस्टेंस है, और ऐसे बहुत सुंदर सा चित्र बना के देगा वो यूं के, और ये लिख देगा 2, और ये पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, और यहां पे आपका लिख देगा ये 45 वोल्ट, और लिखेगा कि द रेजिस्टेंस ऑफ, यहां चित्र बनाऊंगा मैं, यहां पे जगह छोड़ देना है ना, द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 6 ओम। 6 ओम, 6 लिखो, कितना लिखूं, चलो 7 ओम लिख लेता हूं, है ना, ए नहीं, चलो 6 ओम ही लिख लेता हूं, जो आंसर आएगा वो आएगा 6 ओम, एंड connected to measure unknown resistance R as shown in figure, अननोन रेजिस्टेंस R कौन सा है, ये है अननोन रेजिस्टेंस है। ये तो मान लिया आपका 50 ओम है, ये मान लिया 60 ओम है, और ये एक बैटरी लगी हुई है ना, ये बैटरी लगी हुई है, और ये है अननोन रेजिस्टेंस R, और ये है आपका 20 वोल्ट, और यहां पे ये कनेक्टेड है ए से,
सही है बात। और यहां गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और फिर ये बैलेंस लेंथ हम मेजर करते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? और ये टोटल लेंथ है इसकी 100 सेंटीमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर की अगर जो लेंथ आपको नहीं दी हो तो 100 सेंटीमीटर ही लेनी है। जैसे यहां तो मैंने 200 सेंटीमीटर दे दिया था, 100 सेंटीमीटर यहां दे दिया। अगर जो नहीं दी हुई तो 100 सेंटीमीटर लेनी है। इफ बैलेंस्ड लेंथ AJ on potentiometer wire is 40 centimeter. Potentiometer wire is 40 centimeter. Find value of R. इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है अपने को, है ना। और इसका रेजिस्टेंस AB का रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर वायर यहां AB लिख देना, इज 6 ओम और 2 ओम यहां पे लगा हुआ है। निकालो, कोशिश करो। और देखो इधर P और Q, हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो P और Q के बीच निकालो पहले पोटेंशियल। निकाल सकते हो P और Q के बीच? अब तो निकाल दो यार, ऐसा नहीं है अब तो। क्यों? अरे सॉल्यूशन लिखो इसका। P और Q के बीच पोटेंशियल लिखो तेजी से। कितना लिखेंगे बताओ जल्दी से? R अपॉन R प्लस 60 इंटू 20 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, अब ये बैलेंस लेंथ है 40 सेंटीमीटर। कितनी है? 40 सेंटीमीटर। बोर्ड पे देखो जरा ध्यान से, ये है A और ये वायर है AB और इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये 6 ओम है। और यहां पर एक बैटरी है 45 वोल्ट की, क्लियर है। और यहां पर है 2 ओम रेजिस्टेंस, तो और 100 सेंटीमीटर का वायर है ये। तो मेरे को बताओ VAB बता सकते हो आप कितना होगा? जल्दी बताओ बेटा VAB। सौजन्या, दो रेजिस्टेंस है 6 ओम और 2 ओम के सीरीज में और ये बैटरी लगी हुई है, तो 6 ओम पर पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू 45। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन 8 इंटू 45, 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा 45 इंटू 3 पंजे 15, 4 ते 12 और 1 13, ये हो जाएगा 135/4। दिस इज AB, ये आ गया VAB। लेकिन अभी तो VAB आया है, हमें तो VAJ निकालना है। तो VAJ कैसे निकालेंगे? VAJ निकालने के लिए हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड। कैसे? 100 सेंटीमीटर पर, ऐसे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है पोटेंशियल कितना? A और B पर कितना? 135/4 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा 135/100। समझ में आई बात? तो ये बैलेंस लेंथ कितनी थी? 40 सेंटीमीटर। देन 40 सेंटीमीटर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा 100 इंटू 40। तो कितना जाएगा ये? यही तो आएगा VAJ। और ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये आएगा आपका 13.5 वोल्ट। देखो ध्यान से, हाँ भाई, नल डिफ्लेक्शन, हाँ, VAJ इज इक्वल टू VPQ, है ना। तो VPQ मैं इसे यहां से साफ कर देता हूं थोड़ा सा, और क्या है, सही है ना। तो VAJ कितना है? 13.45। VPQ कितना है? R अपॉन R प्लस 60 इंटू 20। क्लियर है के बाद इधर जाएगा 1.35/2 इज इक्वल टू R प्लस 60
है ना। बस अब कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो जाए कुछ, यही मैं सोच रहा हूं। अच्छा 1.35 आर प्लस 60 इंटू 1.35 इजकल टू 2 आर, तो ये आएगा 2 आर माइनस 1.35 आर इजकल टू 60 इंटू 1.35। ये कितना बचेगा 0.65 आर 60 इंटू 1.35 आर इजकल टू 60 इंटू 1.35 0.65। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके तो इसे काट देंगे हम, तो 5 से कटेगा 12 पंजे 60, 13 पंजे 65, 12 इंटू 13 बटे 13। अब मतलब आप कैलकुलेट कर लेना, देखो ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, कुछ इस तरीके का ही रेजिस्टेंस आएगा, तो ये अननोन रेजिस्टेंस आर ऐसे निकाल देंगे। अब मेरे ख्याल से आपको इस पोटेंशियोमीटर वायर के बारे में चीजें समझ में आनी चाहिए, तो समझ में आ रहे हैं इतने बड़े बड़े ये, है ना। भाई देख के इसे डर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है, एक ये सिंपल सर्किट का, एक ये सिंपल सर्किट का, बस दैट्स इट। तो इसमें इतना ही काफी है पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज में, है ना। भाई देखो क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा, ये है इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज लेंदी और चित्र बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आंसर कम लाइनों में ही आ जाता है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं इसमें, आरसी सर्किट। आरसी सर्किट जिसमें कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों ही आपको स्टडी करने हैं। आरसी सर्किट में दो टाइप के सर्किट होंगे, आरसी चार्जिंग और आरसी डिस्चार्जिंग। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं आरसी चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट क्लियर है क्या बात। आरसी चार्जिंग सर्किट में कैसे होता है, जैसे हमारे पास कोई कैपेसिटर सी होता है और आपको उसे किसी बैटरी से कनेक्ट करना है, मान लिया सी यहां पे बना लेता हूं और ये आर है ऐसे, तो एक की के लगाते हैं हम, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा आर, और ये बैटरी का ईएमएफ हो जाएगा वी। क्लियर है क्या बात। तो जैसे हम इस की को एज की के इज ऑन, यदि की के को हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, देखो बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो आप, इसे मैंने ऑन कर दिया, ये तो इसमें करंट फ्लो होने लगती है, करंट फ्लो होने लगती है, कैपेसिटर पर चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, बैटरी में से चार्ज निकल करके कुछ चार्ज यहां पर आ जाता है और रेजिस्टेंस आर में इसमें करंट फ्लो होगी, करंट दोनों में एक ही फ्लो होगी। मान लेते हैं लेट एट t इज इक्वल टू 0 की के इज क्लोज्ड, इसे हमने क्लोज करा, एंड एट टाइम t एंड आफ्टर टाइम t टाइम के बाद, ये तो क्या था t बराबर 0 पर था, ये बराबर t बराबर t पर है, और इसमें चार्ज मान लिया बैटरी में से घुस के चार्ज इसमें q आ गया। आफ्टर टाइम t द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज q, इस पे चार्ज कितना है कैपेसिटर पर, q है। अब बोर्ड पे देखो, जब कैपेसिटर पर चार्ज बैटरी में से निकलकर बढ़ता जाएगा, तो कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो टाइम का फंक्शन होगा, वो हम फाइंड करेंगे कि इस पर चार्ज टाइम के साथ कैसे कैसे वेरी कर रहा है। तो यदि इसमें टाइम के साथ चार्ज वेरी कर रहा है, देन करंट इन द सर्किट, जो करंट होगी वो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये जो करंट होगी ना, ये करंट होगी डी क्यू अपॉन डी टी, इसके अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि ये चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो करंट का भी फ्लो डी क्यू अपॉन डी टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी ये कॉपी। नाउ अप्लाई केवीएल इन द सर्किट। केवीएल हम अप्लाई करेंगे, केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे बोर्ड पे देखो, यहां पे मैं लिख देता हूं, जैसे कि
ये बैटरी का ईएमएफ कितना, V वोल्ट या E भी मान सकते हैं, V भी मान सकते हैं। यहां पर पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ, VC। यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, VR। ये प्लस माइनस है ना, ये आई जा रही है और ये VC है प्लस माइनस। तो बोर्ड पे देखो 0, यहां पे क्या आएगा V। तो अप्लाई करेंगे हम केवीएल अप्लाई करेंगे इस लूप में। अप्लाई केवीएल इन द सर्किट, ये है आपकी लूप, से ऐसे लिख देंगे लूप, ये है लूप। तो 0 प्लस 0 यहां से स्टार्ट करा, प्लस माइनस से प्लस प्लस, अब ये ऐसे आ गया, प्लस से माइनस माइनस VC, प्लस से माइनस माइनस VR इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए केवीएल की। तो V माइनस VC, अगर जो इस पे चार्ज Q है, तो Q बराबर C इंटू V। तो जो VC पोटेंशियल होगा यानी कैपेसिटर पर, वो कितना होगा, Q अपॉन C। तो कैपेसिटर पर पोटेंशियल मैंने लिख दिया Q अपॉन C, और जो VR होगा वो होगा I इंटू R इज इक्वल टू 0। बोर्ड पे देखो इसे, VC माइनस Q अपॉन C इज इक्वल टू I इंटू R। और ध्यान से देखो इधर, IR को लिख दूंगा मैं, IR इज इक्वल टू VC माइनस Q अपॉन C, और I को क्या लिख दूंगा मैं, DQ अपॉन DT। R की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी RC, और ये हो जाएगा VC माइनस Q। कॉपी करो यहां तक। दिस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हमें तो इंटीग्रेशन से करना आता है, लेकिन जब आप मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे फर्स्ट ऑर्डर की, तो इसे सॉल्व करना भी सीखोगे, ऐसे ही सीखोगे जैसे मैं बता रहा हूं। तो dq अपॉन dt, q वाला पार्ट तो इधर आ जाएगा और t वाला पार्ट उधर चला जाएगा। अब हम कर देंगे इसे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में रखनी पड़ेगी हमें लिमिट, मैं नीचे लिख देता हूं, dq अपॉन VC माइनस Q और dt अपॉन RC। तो t बराबर 0 पर, यहां देखा, t बराबर 0 पर जब की ओपन थी तो चार्ज कितना था इसमें, 0। तो t बराबर 0 पर चार्ज है 0, और t बराबर t पर चार्ज कितना आ गया, q। t बराबर t पर चार्ज आ गया q। अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन बता दो आप। इंटीग्रेशन यहां से साफ करते हैं, नहीं आता तो मैं बता देता हूं। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है सौजन्या, ln x। 1 अपॉन a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 प्लस ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln a प्लस एक्स। a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय b। तो यहां पे देखो, यहां पे dq अपॉन VC माइनस Q है, तो इसका इंटीग्रेशन पता क्या होगा, ln VC माइनस Q अपॉन माइनस 1, क्योंकि Q के ब्रैकेट में क्या है, Q के मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस 1। ये है बात, सही है बात, ऐसे करके। तो यहां पे देखो इसे, इसका इंटीग्रेशन में लिख लूंगा ln VC माइनस Q अपॉन माइनस 1, लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 टू Q, और इसका RC तो क्या है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, तो क्या आएगा, t अपॉन RC, t अपॉन RC। फिर इसमें अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, वो अलग बात है, पहले कॉपी करो यहां तक, ये रफ में लिख लेना आप, है ना, ये रफ में लिख लेना यदि आपको नहीं पता तो। बोर्ड पे देखो, ये है आपका, इसे मैं ऐसे लिख लू ना, माइनस माइनस में, तो पहले लगाएंगे हम ln VC माइनस Q, पहले Q रखेंगे, फिर माइनस लगा के माइनस ln VC माइनस 0, ये आ रहा है, और इक्वल टू कितना आएगा, t अपॉन RC। सही है, तो माइनस ln VC माइनस Q प्लस ln VC इज इक्वल टू t अपॉन RC। ठीक है बात, तो ये हो जाएगा ln VC माइनस ln
Vc माइनस क्यू, एक काम करो इसमें माइनस तो कॉमन लेना है मेरे को, ln माइनस कॉमन लेके Vc माइनस क्यू माइनस ln Vc इज इक्वल टू T अपॉन RC आ जाएगा। यहां पे देखो माइनस ln Vc माइनस क्यू अपॉन Vc इज इक्वल टू T अपॉन RC आएगा, माइनस इधर ले जाएंगे हम, और ये ln Vc माइनस क्यू अपॉन Vc आएगा। अच्छा आप देखो, यदि आपके पास ln A लिखा हो, यानी ln का मतलब क्या होता है, log x बेस c, तो x को क्या लिख देते हैं हम, e की पावर a। ये बात समझ में आ रही है नहीं? इसका मतलब बोर्ड पे देखना, इसका मतलब लिखा होता है अपॉन Vc इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन RC, तो ये इधर चला जाएगा अपॉन RC, और इधर क्या आएगा, Vc माइनस क्यू अपॉन Vc। कॉपी करो, अब बोर्ड पे देखो, इस अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे, और Q कॉमन लेके Vc माइनस Vc इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन RC इज इक्वल टू Q। Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t जो होगा Vc 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन RC होगा। तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है, ये जो यहां पे बना लेना आप रफ में, ये कैपेसिटर था ना, और ये बैटरी थी, ये हमने क्लोज करा, ये V था, ये C था, ये R था, तो इस पे जो चार्ज है वो टाइम के पदों में ऐसा करके है। एक मिनट इसे लिखो, Vc को आप मान लेना Q नॉट थोड़ी देर के लिए, RC को मान लेना टाउ। व्हाट इज RC? टाइम कांस्टेंट, इसे टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, अभी बताऊंगा मैं। तो जो Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t होगा, यानी इस पे चार्ज, इस कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, वो Q नॉट 1 माइनस टी अपॉन टाउ होगा, ऐसे लाइक दिस। अभी कॉपी करो, इसमें यदि आप चार्ज को देखोगे तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है। व्हाट इज चार्ज Q? चार्ज is on the capacitor. What is Q? Qt is equal to charge on capacitor as a function of time t। t के फंक्शन के रूप में इसमें चार्ज दे रखा है, समझ में आ रही है बात? तो मेरे को बता सकते हो t बराबर 0 पर चार्ज कितना था कैपेसिटर पर, यानी t की वैल्यू 0 रख देंगे, Q नॉट 1 माइनस 0 अपॉन RC, तो कितना आएगा 1 माइनस e की पावर 0, और ये कितना आएगा 1 0। बोलो t बराबर 0 पर चार्ज 0 आ गया, वो तो था ही, t बराबर 0 पर चार्ज कितना था कैपेसिटर पर, 0। अब मेरे को बताओ एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, t टेंडिंग टू 0, एट इनफाइनाइट टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम, that is after long time, closing the key, की को क्लोज करें। इनिशियली ये तो था इनिशियल, हाँ भाई, टी की जगह क्या रख दूंगा मैं यहां, इनफाइनाइट, यहां पे क्या रख दूंगा, इनफाइनाइट। Q नॉट 1 माइनस इनफाइनाइट अपॉन टाउ, तो ये देखो ये बन जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी, और e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 1 की पावर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा Q नॉट 1 माइनस 0 इज इक्वल टू Q नॉट। तो जो Q इनफाइनाइट है वो हो जाएगा QI, यानी जो फाइनल चार्ज है किस पर, कैपेसिटर पर, वो होगा Q नॉट, और Q नॉट की वैल्यू होती है, Q नॉट की वैल्यू होती है CV। समझ में आ रही है ना बात? और इनिशियल
जो चार्ज है कैपेसिटर पर वो जो है 0 और ये है फाइनल। ऐसे करके आप इसे समझ सकते हैं। अच्छा, अब देखो, तो क्या मेरे को आप इसका ग्राफ बना सकते हो? बोर्ड पे देखना एक बार, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे लिखना इनिशियली, इनिशियली का मतलब है t बराबर 0 पर जो कैपेसिटर है, यूं करके जैसे आपने की को बंद किया, जस्ट बंद किया, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द टी, दैट इज जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की। तो ये R है, यहां पर चार्ज कितना होगा? यहां पे तो करंट है, यहां पे चार्ज कितना होगा? 0। और फाइनली क्या होगा? टी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, बहुत लंबे समय के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम जो इस पे चार्ज आएगा क्यू फाइनल, वो आएगा प्लस माइनस सीवी, या क्यू नॉट लिख लेते, क्यू नॉट, और इधर आएगा माइनस क्यू नॉट। जब ये फुल्ली चार्ज हो चुका होगा बैटरी बी, है ना, और ये कैपेसिटी रेजिस्टेंस आर, क्यू नॉट की वैल्यू होगी सीवी। जब ये फुल्ली चार्ज हो चुका होगा तो इसमें कोई चार्ज फ्लो बैटरी से, और जब देखो जैसे मान लिया टंकी है, पानी की टंकी में पानी भर रहे हो तो भरता जाएगा। जब पानी की टंकी में फुल पानी भर दिया तो फिर उसमें पानी थोड़ी ना जाएगा। तो जब ये कैपेसिटर बैटरी से फुल्ली चार्ज हो गया तो फिर इसमें चार्ज थोड़ी ना जाएगा। और तो इसका मतलब यहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq अपॉन dt कितना हो जाएगा? यानी करंट इस केस में 0 हो जाएगा। t बराबर 0 से लेके t बराबर इंफिनिटी तक करंट तो फ्लो होगी, लेकिन फाइनली 0 हो जाएगा। कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, नो करंट फ्लोज, नो करंट फ्लोज। समझ में आ रही है ना बात? अच्छा देखो, अब मैं इसका आपको ग्राफ बनाता हूं। जो इस और इस स्थिति के बीच में जो चार्ज होगा वो कैसे निकाला? Q2 इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, या टी अपॉन आर से भी लिख सकते हैं। आपको इसका ग्राफ मैं बता देता हूं, है ना, पूछूंगा नहीं आपसे, पता नहीं आपको बना पाओगे नहीं। t बराबर 0 पर हमें क्या बनाना है? हमें ग्राफ बनाना है किसका? कैपेसिटर पर चार्ज का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ये क्या है? कैपेसिटर पर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t और टाइम t के बीच में ग्राफ। t बराबर 0 पर चार्ज कितना था? t बराबर 0 पर 0, और t बराबर इनफाइनाइट पर चार्ज हो गया कांस्टेंट, ऐसे ये हो जाएगा Q नॉट, और इसकी वैल्यू होती है CV। और चार्जिंग जो होती है कैपेसिटर की वो ऐसे होगी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली तो ऐसे हो जाएगी, चलो कुछ भी लिख लो आप, इसे इस तरीके से होता है। और इनफाइनाइट टाइम पर ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट टाइम पर t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर धीरे धीरे चार्ज स्टार्ट होगा कैपेसिटर, जब इसमें लगाएंगे ना तो 0 से स्टार्टिंग होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी टाइम के पदों में, है ना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होती है। अब इसमें देखो, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट तो इसमें फ्लो होना बंद हो जाएगी, वो तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब यहां देखो, इसमें आफ्टर टाइम t, देखो t बराबर 0 पर 0, t बराबर इंफिनिटी पे CV। व्हाट इज C? C इज द कैपेसिटर, V इज द वोल्टेज। ये हो गया आफ्टर वन टाइम देखो ये जो RC होता है ना, RC टाउ इज इक्वल टू RC,
ये होता है टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। इस पे भी क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा गया है, वही बताएंगे अपन। आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है, ये जो सर्किट है ना, कौन सा सर्किट है ये है आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट आर इंटू सी के बराबर होता है। और इसकी डायमेंशन जो होगा इसका वो सेकंड होगी, है ना, सेकंड इसकी यूनिट होगी और टी इसकी डायमेंशन होगी आरसी की। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, दैट इज आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू आरसी, यानी आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू टाउ के बाद, यानी टी की वैल्यू क्या रख दूं मैं इसमें, टाउ रख दूं। तो यानी एक टाइम कांस्टेंट के बाद 1 माइनस टाउ अपॉन टाउ। क्लियर है बात? तो जाएगा क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, क्यू नॉट 1 अपॉन ई, और ई की वैल्यू होती है 2.71, और 1 अपॉन ई की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ये हो जाएगी 0.31, है ना। मैं भी देख लेता हूं। तो 1 अपॉन ई की वैल्यू जब आप करोगे 1 अपॉन 2.71, ये आएगी 0.36, मतलब थोड़ा सा और लिख लेंगे। तो जब आप यहां पे लिखोगे क्यू नॉट 1 माइनस 0.36, तो ये कितना आ जाएगा पता है आपको, एक टाइम कांस्टेंट के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू 0.69, कितना ही आएगा, 1 में से 0.36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, और 9 में 0.63 आएगा, लगभग इतना आ जाएगा, है ना, 0.63 आ जाएगा क्यू नॉट। इसका मतलब है कि टाइम टी इज इक्वल टू टाउ पर जो चार्जिंग है वो मैक्सिमम चार्जिंग, इस पे मैक्सिमम चार्ज, फाइनल चार्ज कितना जा सकता है, क्यू नॉट। तो चार्ज इस पे 0 से लेके क्यू नॉट के बीच में रहना है, लेकिन एक टाइम कांस्टेंट के बाद ही इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, 0.63 क्यू नॉट आ जाएगा। यहां पर फाइनल चार्ज कितना था, क्यू नॉट। यानी कि आफ्टर वन टाइम पीरियड, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, ये फाइनल वैल्यू का मतलब 63% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, 0.63%। लिख देता हूं यहां पे, दैट इज आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर चार्ज टू 63% टू इट्स फाइनल वैल्यू। क्लियर है क्या बात? 63% तक फाइनल वैल्यू तक चार्ज ये हो जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं? ये है सिस्टम। तो धीरे धीरे चार्ज होता है। अब देखो, अब इसमें मतलब है तो काफी सारा, लेकिन अभी मैं आपको फिर से सर्किट बनाऊंगा। ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये की, हो सकता है किसी किताब में की ऐसे लिखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये सी, ये आर, और ये हो गया कैपेसिटर। क्लियर है क्या बात भाई? जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर जो चार्ज है वो आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, तो चार्ज जो है समय का फंक्शन है, तो करंट क्या होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट निकाल सकते हो क्या आप सर्किट में, करंट इन आरसी सर्किट ड्यूरिंग चार्जिंग कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी से, और क्यू तो क्या था, क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी लिख दो, या टी अपॉन टाउ लिख दो। तो इसका यदि क्यू, ये क्यू क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो इस चार्ज का यदि टाइम के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो इस सर्किट में करंट नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो इसे डिफरेंशिएट करो जरा, डी अपॉन डी टी क्यू नॉट माइनस टी अपॉन आर सी। क्लियर है बात? तो क्यू नॉट तो कांस्टेंट है,
हाँ भाई, वन का ये क्यू नोट तो बाहर आ गया, वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 माइनस एज इट इज, और e की पावर माइनस ए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स होता है। सही है, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 अपॉन आर सी। तो ये हो जाएगा क्यू नॉट, और क्यू नॉट माइनस माइनस प्लस अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और क्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है भाई, सीवी अपॉन आर सी टी अपॉन आर सी। तो बोर्ड पे देखो, तो जो करंट होगी सी से सी कट जाएगा, वी अपॉन आर टी अपॉन आर सी हो जाएगी। कॉपी करो अभी से देखो ध्यान से। अब ये एक मिनट, ये करंट है, करंट I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका करंट एज ए फंक्शन ऑफ आर, वी अपॉन आर को मैं लिख लेता हूं आई नॉट, से लिख लेता हूं टी अपॉन टाउ, वेयर व्हाट इज आर, आई नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन आर एंड टाउ इज इक्वल टू आर सी। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके। चलो तो आज के लिए इतना ही काफी है।